बच्चों फिर से हम यही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री का, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हजारों सालों में क्या बदलाव आए। ठीक है, जो मीडिवल एज, ठीक है, आपने जो एंशियंट हिस्ट्री आपने 6th में पढ़ी, तो मीडिवल एज में क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, सो बेसिकली पूरी इस बार 7th में हम मीडिवल ही पढ़ने वाले हैं। सो मैं करा रही हूँ पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, वो आप साथ में लेके बैठना। पेज नंबर 6 में न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, हेडिंग है नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, सो देखो, अगर आप हजारों सालों की स्टडी को देखो, ठीक है, आप वैसे तो जो आजकल चल रहा है आप तो वो भी खोल के ना देखो, पर तो भी आप वो 1000 साल की हिस्ट्री खोल के देखो। कौन कौन सी? 700 से 1750। ठीक है, 700 से 1750 तक की अगर आप स्टडी करो, इस टाइम की अगर आप स्टडी करो, तो आप देखोगे 700 और 1750। अभी क्या चल रहा है? 2020। तो यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ 700 से 1750, इन 1000 सालों की आप पढ़ाई करो, तो आप देखोगे कि भाई ये हिस्टोरियंस ने जो इन चीजों, इन यहाँ से 1000 सालों की जो बारे में लिखा है, हिस्टोरियंस जो लिख के गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा वो लिखना। अब आप सोचो कि लिखने में ऐसी क्या बड़ी बात है, क्या चैलेंज हो गया? तो हिस्टोरियंस को कोई ऐसे ही नहीं लिख देना होता था, उनको पूरा सोच के समझ के सारे आर्चीव्स, सारे सोर्सेज सब स्टडी करने के बाद वो लिखते थे। ठीक है, सब कुछ स्टडी अच्छे से स्टडी करने के बाद ही उन्हें लिखना होता था। तो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा ये जो ये 1000 साल बहुत चैलेंजिंग रहे हिस्टोरियंस के लिए। क्यों वो चैलेंजिंग क्यों रहे? क्योंकि इन सालों में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट, वैरायटी मतलब बहुत ज्यादा हद तक डेवलपमेंट देखने को मिली। ठीक है, वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली, और अलग अलग मोमेंट पे नई नई चीजें बन रही थी। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आगे आ रही थी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी मतलब कुछ नया। ठीक है, अपनी नॉलेज से जब हम कुछ नया एडवांस्ड मतलब लेटेस्ट, ठीक है, आजकल जैसे आप मोबाइल लेटेस्ट होते, तो वो क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो उस टाइम भी जब 1700 से 1750 का टाइम था, उस टाइम भी हिस्टोरियंस नया नया कुछ ना कुछ एडवांस्ड ला रहे थे। जैसे कि उस टाइम पर्शियन व्हील इन इरिगेशन इन्वेंट हुआ था। पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, उसका फोटो आपकी जो टेक्स्ट है इसमें देखो, यहाँ बना हुआ है, ये फिगर 3। ठीक है, ये है आपका पर्शियन व्हील। ठीक है, ठीक है, सो ये जो आपका पर्शियन व्हील है, तो ये आपका पर्शियन व्हील में इन्होंने जो पर्शियन व्हील किस काम आता है? तो पर्शियन व्हील ट्रांसपोर्ट के काम आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो जब ये पर्शियन व्हील इन्वेंट हुआ ना, सो जब ये पर्शियन व्हील इन्वेंट हुआ तो ट्रांसपोर्ट के भी नए नए साधन बने, तब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब बनना चालू हुआ। इसके बाद स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग मतलब कपड़ों में, वो कपड़े बनाने में काम आता था, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। ठीक है, इसके बाद फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब फाइटिंग, फायर आर्म्स मतलब, आर्म्स का मतलब ARMS, आर्म्स मतलब हथियार, फायर आर्म्स मतलब बारूद फेंकने वाले हथियार। ठीक है, वो जो पिछले जमाने में आग के गोले फेंका करते थे। ठीक है, सो फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब COMBAT मतलब फाइटिंग। ठीक है, फिर नए नए फूड्स उस टाइम 750 से 1750 तक के बीच में नए नए फूड बने, नए बिवरेजेस, बिवरेजेस मतलब पीने की चीजें, जैसे कि पोटेटोस। ठीक है, पोटेटोस पहले नहीं पता था। कॉर्न, मकई आए। चिल्लीज, ठीक है, चिल्लीज नहीं पता थी। फिर टी, बिवरेजेस में टी, भाई चाय बनी उस टाइम, भाई चाय का पता लगा। कॉफी का पता लगा, भाई कॉफी होती है। ठीक है, पहले कुछ पता ही नहीं था, पहले लोग ऐसे ही चलते थे। ठीक है, धीरे धीरे पता लगा। और ये सारी चीजें, ये जो सारी नई चीजें हैं, जो ये नई नई चीजें मैं बता रही हूँ, वो नई चीजें पता कैसे लग जाए? टी कॉफी कैसे आ गया? टी शर्ट कहते हैं कहीं चाइना वाइना से आया, तो कैसे आया? तो वहां के कोई जो सेलर थे, घूमते घूमते इंडिया में आए, और उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने आके यहाँ बनाई,
2 लोगों ने देखी, उनको अच्छी लगी, उन्होंने दूसरे 4 लोगों को बताई, ऐसे ही हुआ होगा ना। सो उस टाइम मतलब ये जो कहाँ से आई टी कॉफी, ये सारे इन्वेंशंस कहाँ से आए, ये आए थे बाहर के लोगों से, जो बाहर आते थे इंडिया में वो अपनी उत्सुकता बढ़ाने। ठीक है, यहाँ सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज हो रहा है, सब कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए बोला जा रहा है। तो वहां बाहर से लोग जो आ रहे थे वो यहाँ की चीजों के बारे में जानने के लिए आते थे, इंडिया के बारे में जानने आते थे। तो आते थे तो कुछ ना कुछ अपने साथ नया लाते थे, कुछ खाने का, कुछ पीने का। सो हम इंडियंस बहुत जिज्ञासु हैं, वो हम देखते थे और फिर हम वो सीखते थे। और जैसे चाय कॉफी इंडिया का कल्चर नहीं है, टी और कॉफी हमारा कल्चर नहीं है, वो भी हमने बाहर से ही लिया है। ठीक है, तो इसीलिए इस ये जो पीरियड था ये वाला जो पीरियड था 700 से 1750 का जो पीरियड था, इसे कहा जाता है कि इस टाइम इकोनॉमिक भी बहुत सारे चेंजेस आए, पॉलिटिकल भी बहुत सारे चेंजेस आए, सोशल, कल्चरल। ठीक है, हर तरह से चारों फील्ड्स में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब पैसे में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने सारे इन्वेंशंस हुए तो ऑब्वियसली मतलब पैसे बढ़े होंगे। फिर पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। फिर सोशल में सामाजिक। कल्चरल मतलब वही कल्चर से जुड़ा हुआ। ठीक है, बहुत बदलाव है इस टाइम। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लिखें, What changes took place during 700 and 1750? What changes took place during 700 and 1750? कौन से चेंजेस आए? आंसर, many technologies like partial wheel irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. Many technologies like Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat were invented. Some new foods and beverages, खाने की और पीने की चीजें, like potato, corn, chilies, tea and coffee also arrived. ठीक है, कह रहा है क्या क्या चेंजेस देखे गए। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जैसे कि पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स सब इन्वेंट हुए। कुछ नए फूड्स, बिवरेजेस, आइटम्स आए। अराइव्ड मतलब आना, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में ऐसी चीजें आने लगी। ठीक है, कैसे आई? वो आई काफी, जो लोग आते थे घूमते फिरते डिस्कवरर्स, वैसे आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स। अच्छा, हम इतना डेवलप कर रहे थे, इतना आगे बढ़ रहे थे, कैसे आगे बढ़ रहे थे, इतना डेवलपमेंट कैसे हो रहा था? 700 से 1750 के बीच में कैसे डेवलपमेंट हो रहा था? सो क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड to the variety of developments.
ठीक है। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ये डेवलपमेंट की रीजंस क्या थी, हम प्रगति तरक्की क्यों कर रहे थे। सो द आंसर इज द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस came to the subcontinent with the people who came from other areas and settled there. तो कह रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे डेवलपमेंट में। सो नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में आए। टेक्नोलॉजीज मतलब एडवांस नई नई चीजें, इनोवेशंस मतलब नई चीजों का इन्वेंशन, ठीक है, नए नए तरीके, जैसे चाय बनाने का तरीका, कॉफी बनाने का तरीका। सो इनोवेशंस मतलब कुछ नई चीजें। पीपल लोगों के साथ आई, ठीक है, बाहर के देश के लोग मतलब से इंडिया में आते थे। सो वो यहाँ आके रह जाते थे। आप देखेंगे हमारी इंडिया में बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग इंडिया में आके बस जाते हैं। नेपालीज, चाइनीज, पाकिस्तानीज, ठीक है, कितने सारे बसते हैं। सो वो अपने साथ क्या लाते हैं, अपना कल्चर लाते हैं, ठीक है, तो हम उससे कुछ सीखते हैं, हम भी फिर हमको अच्छा लगता है, हम भी उसको अपनाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से भाई वो वाली एज क्या थी, वो वाली एज में इतने सारे नए नए लोग आए, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं पेज नंबर 7 पे लास्ट पैराग्राफ, व्हील के ऊपर वाला पैराग्राफ, पर्शियन व्हील बना हुआ है ना। पर्शियन व्हील मतलब वो घोड़ा गाड़ी, वो सब वाला व्हील। और दूसरा स्पिनिंग व्हील है। स्पिनिंग व्हील होता है जिससे कपड़े, कातर में कपड़े बनते हैं, ठीक है। सो ये दो व्हील हैं, एक पर्शियन व्हील और दूसरा वीविंग व्हील, ठीक है, वो अलग है दोनों। सॉरी, पर्शियन व्हील और स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील कपड़े बनाने में काम आता है और जो पर्शियन व्हील है वो ट्रांसपोर्ट के काम आता है। तो देखो, दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो टाइम था मोबिलिटी का टाइम था। मोबिलिटी मतलब लोग यहाँ से वहां, मोबाइल का मतलब, मोबाइल वर्ड का मतलब वो मोबाइल तो ठीक, मोबाइल का शब्द होता है ट्रैवल करना, ठीक है। सो इस टाइम ट्रैवलिंग भी बहुत हुई। वहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे दूर दूर जगह से आते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी, मौकों की तलाश में, ठीक है। सो उस टाइम जो हमारा इंडिया था, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के लिए सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। सो जो सब कॉन्टिनेंट था उस टाइम यहाँ बहुत ही पैसे थे, इमेंस वेल्थ थी, और लोग यहाँ अपना नसीब आजमाने आते थे, क्योंकि उस टाइम पैसा बहुत था, तो लोग अपना फॉर्च्यून बनाने आते थे सब कॉन्टिनेंट में। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. 700 से 1750 के बीच में एक तरह के लोगों ने अपनी बहुत ही खासियत बना ली, उन्होंने अपना नाम कर लिया, और वो थे राजपूत्स। जो राजपूत थे उनको राजपूत इसलिए कहते थे भाई राजा का पुत्र, वो राजा के वंशज माने जाते थे, इसलिए उनका नाम राजपूत रखा गया। सो 8th और 14th सेंचुरी, मतलब इसी टाइम के बीच में, 8th और 14th सेंचुरी के बीच में, और ये मतलब क्षत्रिय, जो क्षत्रिय लड़ाके होते थे उनके लिए भी राजपूत वर्ड यूज करते थे, ठीक है। राजपूत दो लोगों के लिए यूज करते थे, एक तो राजा, जो राजा के खानदान से संबंध रखते हैं, और दूसरा जो लड़ाके, क्षत्रिय मतलब जो लड़ने वाली जात थी, उनको भी राजपूत कहा जाता था, ठीक है। सो द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स, चिफ्टेन्स, बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सो ये राजपूत शब्द खाली रूलर्स के लिए नहीं यूज होता था, भाई जो राजा वगैरह के लिए नहीं। चीफ्टेन्स मतलब जो भाई चीफ्टेन्स जो बड़ी पोजीशन पे, उनके लिए नहीं यूज होता था। राजपूत शब्द सोल्जर्स के लिए भी यूज होता था, कई कमांडर्स के लिए भी यूज होता था, जो आर्मी से जुड़े होते थे,
या भाई मतलब राजपूत थ्रू आउट वर्ड यूज होता था, ठीक है। पहले क्यों यूज होता था, पहले राजा के मतलब राजपुत्र जो राजा के खानदान से वो राजपूत, फिर जो लड़ाके क्षत्रिय हैं वो राजपूत, फिर भाई आर्मी वालों के लिए भी यूज होने लगा, सोल्जर्स के लिए भी। तो इस तरह से राजपूत एक बहुत ही फेमस जाति बन गई उस टाइम की। कौन सी टाइम की, ये 700 से 1750 के बीच में, ठीक है। मतलब 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ये जाति बहुत इंपॉर्टेंट जाति बन गई, ठीक है। सो 7th से 14th सेंचुरी, तो ये जाति बहुत इंपॉर्टेंट जाति बन गई। तो इनके जो गुणगान थे, वेलर, VALOUR, वेलर मतलब ब्रेवरी, इनके जो बहादुरी के किस्से थे, और इनकी जो लॉयल्टी मतलब ये लोग बहुत ही वफादार होते थे, जो राजपूत होते थे, जो राजा नहीं इसके अलावा वो बाकी भी, ठीक है, सेनापति और सोल्जर्स जो सारे होते थे ना, जो बाकी भी लड़ाके होते थे छोटे मोटे, वो सारे बहुत वफादार और बहादुर माने जाते थे, ठीक है। इनके बारे में पोएट्स ने बहुत सारी पोएमें लिखी, राजपूतों के ऊपर पोएमें, उनके ऊपर कहानियां, ठीक है। ये राजपूत सरनेम सुनते हैं तो एक हमको ऐसे लगता है कि सामने वाला के मतलब राजपूत सरनेम बहुत वजन वाली हमको लगती है जब हम सुनते हैं। तो उस टाइम मतलब ये हमारा जो 700 से ये जो टाइम था 700 से 750, इस इन लोगों को उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी। तो क्योंकि हिस्ट्री में इनकी इंपॉर्टेंस थी, तो आज भी हम जब ये सरनेम सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई बहुत अच्छे खानदान से, ऐसे हम वैसा सोचते हैं, ठीक है। सो अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, और बाकी जो ग्रुप्स थे, बाकी जैसे राजपूत के अलावा और कौन थे, मराठा, सिख, जाट, एहम, ये भी ग्रुप था, AHOMS, एहम्स, एंड कायत्स। कायत्स कौन होते हैं, कयत्स नाम है KAYASTHAS। कयस्थ जो होते थे, कयस्थ ये ना जो लिखते थे, ठीक है, कॉपी करते थे, हिस्ट्री स्क्राइब्स होते थे, और सेक्रेटरीज मतलब राजा के सेक्रेटरी वगैरह होते थे। इनको भी ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब राजपूतों के अलावा और कौन सी जातियां इंपॉर्टेंट थी इस वाले पीरियड में, सो मराठा, सिख, जाट, एहम्स और कायत्स। तो ये सारी जातियां, जो ये वाला जो 1000 ईयर्स थे, ये जो मिडिवल एज थी, इसमें इन जातियों को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट वर द न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल्स टू बी प्रोमिनेंट इन दिस एज। कौन कौन से लोगों को इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। व्हाट were the new groups of people to be prominent in this age, ठीक है। कौन से लोगों को इंपॉर्टेंस दिया गया इस टाइम पे, आंसर सो राजपूत, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है। राजपूत, मराठास, सिख्स, जाट्स, एहम्स और कायत्स, ठीक है। इन सबको बहुत ही महान इस टाइम पे इनके लिए इनको बहुत महान समझा जाता था, ठीक है। मतलब ये जो मिडिवल एज था, इन लोगों की बहुत ही महिमा गाई गई है, ठीक है। राजपूतों की तो खास, राजपूतों के तो मतलब पोइट्स ने इनके लिए बड़ी बड़ी कहानियां लिख दी, इनकी औरतों पे, ठीक है। कहानी पिक्चर बन जाती है इनके ऊपर। तो पद्मावती नहीं पिक्चर थी, तो ये राजपूत नहीं, वो राजपूतों नहीं, राजपूतों की पूरी गाथा इस पिक्चर में, राजपूतों की फुल तारीफ की गई है। सो मतलब ये वाली जो सेंचुरी थी ना 750 से, ये जो टाइम था, ठीक है, 700 से 1750, इस टाइम के बीच में, इसको अगर मैं सेंचुरी में बोलूं तो सेंचुरी थी ये 8th से 14th सेंचुरी आई थिंक। मतलब इस सेंचुरी के बीच में इन लोगों की बहुत ही, और फिर इतनी महानता हो गई, पोइट्स ने इतनी सारी पोएमें लिख दी इनके ऊपर, इतनी आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में भी बहुत कहानियां हो गई मतलब ये राजपूत को लेके। सो मतलब ये जो कहानियां हैं तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे वाली जनरेशन पढ़ें तो ऐसे क्या होगा, सब यही भाई राजपूत महान ऐसे, ठीक है। सो हिस्ट्री में इसलिए बहुत हर चीज सोच समझ के लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
अभी ये तो जातियां फेमस हो गई, ठीक है। अच्छा, और इस टाइम पे ना फॉरेस्ट साफ किए गए, मतलब इसी टाइम पे फॉरेस्ट की सारी सफाई कर दी गई और लोग है ना अब खेती बाड़ी करने लगे। मतलब फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट तो क्या ऐसे ही जो पेड़ वगैरह उग जाते हैं वो होते हैं, पर फिर सारा क्लियर करके फिर खेती बाड़ी करी जाने लगी, ठीक है। फिर ये बहुत फिर लोग वहाँ उनका लाइफस्टाइल भी बदलने लगा ऑब्वियसली। जो जंगल में ऐसे ही रहते थे, लकड़ी काट के कुछ भी खा लेते थे, बना लेते थे, अब बाकायदा एग्रीकल्चर करते थे, गेहूं चावल ये सब उगा के फिर खाने लगे, ठीक है। सो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आए, ठीक है। फिर अब कुछ लोग अब पीजेंट्स बने, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स बने, छोटे मोटे फार्मर्स बन गए। और मतलब और कुछ लोगों के पास जमीनें जायदादें आ गई, ठीक है। तो अब सोसाइटी में डिफरेंस आने लगा, इकोनॉमिक डिफरेंस, ठीक है। कुछ फार्मर्स हो गए, कुछ जमींदार हो गए। जमींदार कौन होते हैं, जिनके पास जमीनें होती हैं। छोटे मोटे फार्मर्स, पीजेंट्स भाई जिनके पास कुछ जमीन जायदाद कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो इस तरह से अब भेदभाव अब सोसाइटी में, अब कहते हैं ना वो कहते हैं ना पैसे का भेदभाव कब से चालू हुआ, तो इसी टाइम में चालू हुआ। ये जो टाइम है, कौन सा टाइम है, 700 से 750, इसी टाइम में ये भेदभाव चालू हो गया। क्यों? क्योंकि फिर ये सब मतलब जैसे खाना पीना ये सब इंट्रोड्यूस हुआ, भाई पता लगा खाया जाता है, पिया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तब पता तो नहीं था, आप कहोगे, आपको तो हंसी आ रही होगी कि मैम क्या बात करिए, एग्रीकल्चर किया जाता है। हाँ, तो वो तब पता नहीं था इनको, अब तब 700 के बाद पता लगा भाई खेती करी जाती है। पहले तो कुछ भी खा लेते थे, मार के कोई भी जानवर खा लिया, मछली कोई भी निकाल के पका के खा ली, ऐसे ही, ठीक है। मतलब ऐसे बस मछली पकड़ते थे, आग में डालते थे, खा लेते थे, मसाले नहीं, कुछ पता ही नहीं होता था, ठीक है। सो मतलब फिर उनको पता लगा भाई उगाया जाता है और हम खा सकते हैं, खाने वाली चीजें होती हैं। सो इस तरह से पता लगा, ठीक है। सो तो अब क्या हुआ, तो अब मतलब जाति पाति का भेदभाव भी इसी टाइम पे आया, ठीक है। सो इस तरह से अब यहाँ देखो, जातियों में भी हर जाति के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जो जाति मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो हर जाति के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। भाई हर जाति के रूल्स होते हैं ना, भाई जैसे भाई किसी जाति में होता भाई ऐसे होगा, किसी जाति में रूल होता ऐसे होगा। इवन आप अभी की कॉमन की बात भी ले लो, ठीक है। आज के जमाने तो जातियों के अपने अपने रूल्स होते हैं। सो उस टाइम भी जातियों के सबके अपने अपने रूल्स होते थे, ठीक है। और उनको वो जो रूल्स थे वो कौन बनाते थे, वो जाति पंचायत बनाती थी, ठीक है। जाति क्या थी, जाति ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। और जाति पंचायत कौन थी, उस जाति में रूल्स रखने वाले लोग। जाति पंचायत में हमेशा बड़े बूढ़े रखते थे, एल्डर्स रखे जाते थे, वो फैसला करते थे, ठीक है। और वो जो जाति होती थी उनको मानना पड़ता था। जाति मतलब वो जो लोग होते थे विलेज के, उनको सारे रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते थे, ठीक है। और काफी विलेजेस थे जिनको चीफटेन रूल करते थे। चीफटेन कौन होते हैं, चीफटेन मतलब मेन पर्सन, ठीक है। सो इस तरह से जातियों का भी उस टाइम बहुत बोलबाला रहा, ठीक है। सो अब इससे क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जाति पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जाति पंचायत। जाति पंचायत क्या होती थी, सो जाति पंचायत वॉज द असेंबली ऑफ एल्डर्स। मतलब जाति पंचायत, असेंबली मतलब असेंबली मतलब एक साथ, ग्रुप। जाति पंचायत वॉज द असेंबली मतलब ग्रुप, ठीक है। असेंबली ऑफ एल्डर्स विच कंट्रोल्ड द मेंबर्स ऑफ द जाति। वो कंट्रोल करते थे सारे जाति के लोगों को। They had their own rules and regulations. उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। They had their own rules and regulations. Next question. Who was the chief of the village? ठीक है, चीफ ऑफ द विलेज कौन होता था, चीफटेन, ठीक है। ये तो सीधा बहुत ही सिंपल है। सो चीफटेन नाम आया था अभी। Who was the chief of the village मतलब विलेज का मुखिया कौन होता था,
जाति पंचायत क्या थी? जाति पंचायत ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो फैसले लेते थे, जो रूल्स लागू करते थे। पर एक मेन पर्सन तो होता है ना किसी, जैसे स्कूल है, तो स्कूल में ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं, पर उनके ऊपर मेन पर्सन कौन होता है? प्रिंसिपल। तो वैसे ही यहाँ पे चीफ्टेन होते थे। वो द चीफ ऑफ द विलेज, वो द चीफ ऑफ द विलेज। आंसर चिफ्टेन। ठीक है, सो चिफ्टेन एक ग्रुप ऑफ विलेज होता था। ठीक है, चिफ्टेन जो ग्रुप ऑफ विलेज को कंट्रोल करता था। चीफ ऑफ द विलेज कौन था? चिफ्टेन। ठीक है, सो हमने अभी कहाँ तक पढ़ा? हमने अभी पढ़ा पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे हमने पेज नंबर 8 तक पूरा हमने आखिरी तक पढ़ा। ठीक है, हमने उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस किए। ठीक है, अभी हम पेज नंबर 9 रीजन एंड अंपायर पढ़ते हैं। ठीक है, रीजन एंड अंपायर। ये स्पेलिंग सुधार देती हूँ, गलत लिखी है। रेगुलेशंस होता है, सिल्ली मिस्टेक, सिल्ली। ठीक है, रेगुलेशंस होता है। ठीक है, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नियम और कानून। ठीक है, ऐसे। बच्चों अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं पेज नंबर 9 पे, रीजन एंड अंपायर। तो रीजन एंड अंपायर, रीजन मतलब जगह और अंपायर मतलब वो जो राजा महाराजा जिनको रूल करते थे। ठीक है, उन्हें अंपायर्स कहा जाता था। सो जो लार्ज स्टेट्स थे, लार्ज स्टेट्स जो बड़े बड़े स्टेट्स थे उस टाइम, जैसे कि चोलास, तुगलक्स और मुगल्स। ठीक है, वो लोग बहुत सारे ये वाले मतलब इन स्टेट्स में बहुत सारी रीजन्स आती थी। जैसे आज कैसे स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, वैसे तो उस टाइम कैसे स्टेट्स थे? चोलास, तुगलक्स और मुगल्स। तो ये सारे इन सब के अंडर बहुत सारी रीजन्स आती थी इन तीनों स्टेट्स के अंदर। सो एक संस्कृत प्रशिष्टि, संस्कृत प्रशिष्टि मतलब एक संस्कृत के जानकार ने बताया है कि उसने तारीफ की है उस टाइम के एक सुल्तान की, दिल्ली सुल्तान जिसका नाम था गियासुद्दीन बालबन। ठीक है, ठीक है, एक दिल्ली सुल्तान था, उसका नाम था गियासुद्दीन बालबन। ठीक है, एक संस्कृत प्रशिष्टि ने, एक संस्कृत के बहुत बड़े विज्ञान जो ज्ञानकार ने इस आदमी की, ठीक है, ये इस सुल्तान की तारीफ में लिखा है कि ये जो सुल्तान था, ये सुल्तान 1266 से 1287 तक था। ठीक है, 1266 से लेके 1287 तक था। ठीक है, ये सुल्तान जो था, सो इसने ये रूलर था उस टाइम, जिस जगह का ये राजा था, जिस जगह का वो राजा था, कहाँ से कहाँ तक थी वो जगह? बंगाल से लेके वो जगह ईस्ट तक थी। ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये जगह थी। ठीक है, सॉरी, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जगह थी और साउथ में भी ये जगह फैली हुई थी। मतलब ये सुल्तान के अंदर कौन कौन से आए थे? मतलब बंगाल से लेके, ये सुल्तान का राज्य किस किस के अंदर था? ये सुल्तान का राज्य बंगाल, ठीक है, बंगाल जिसको उस टाइम गौड़ा कहा जाता था, गौड़, बंगाल को गौड़ा कहा जाता था। सो ईस्ट यहाँ से लेके इस सुल्तान की जगह कहाँ से, मतलब ये राजा कहाँ कहाँ का राजा था? यहाँ से ईस्ट से लेके टू गजनी, जो अफगानिस्तान में गजनी है, जिसको गजना कहा गया है। उस टाइम गजना था, अभी गजनी कहते हैं। अफगानिस्तान में गजनी करके जगह है। ठीक है, हिंदी पिक्चर की मूवी नहीं, अफगानिस्तान में गजनी करके जगह है। ठीक है, और इंक्लूडेड ऑल पार्ट्स साउथ इंडिया, साउथ इंडिया भी। ठीक है, साउथ इंडिया का भी राजा था ये, जिसको द्राविड़ कहा जाता था तब, द्राविड़। ठीक है, सो ये जो राजा था, ये इन सब जगहों का राजा था। ठीक है, कहाँ कहाँ का राजा था? बंगाल, गौड़ जो ईस्ट में है, ईस्ट यहाँ से लेके गजनी जो वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट अफगानिस्तान,
देखो बंगाल, अफगानिस्तान और साउथ इंडिया, ये जो राजा था उसका हुक्म इन 3 जगहों पे चलता था। और इन 3 जगहों में गॉड, जिसमें गॉड वर्ड आया ना, GAUDA, तो गॉड में पता कौन कौन से थे? गॉड में आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, मतलब यहाँ के लोग, ये जो लोग थे आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे लोग इसकी आर्मीज को देख के भाग जाया करते थे। ठीक है, सो ये सारे लोग इसकी आर्मीज को देख के, मतलब इतना पावरफुल था ये राजा। कौन सा? गियासुद्दीन बालबन, दिल्ली सुल्तान था। 1266 से 1287 तक वो जिया। और इसकी तारीफ किसने की है? इसकी तारीफ एक संस्कृत के प्रशिष्टि ने की है, मतलब उसका नाम नहीं दिया है, पर एक संस्कृत के बड़े विशेषज्ञ ने इसकी तारीफ की है। और ऐसे तो देखा जाए तो जैसे पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है कि देखा जाए तो ये एग्जैजरेशन है। एग्जैजरेशन मतलब बड़ा चढ़ा के लिखा है। ठीक है, पर अगर सोचा जाए तो हम ये सोचते हैं कि ये रूलर्स अपनी इतनी तारीफें क्यों लिखवा के जाया करते थे, अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों लिखवाते थे, वो एक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्यों ये लोग ऐसे लिखवाते थे? ठीक है, सो अभी देखो जितना हमने ये पढ़ा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रेच ऑफ, क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रेच या एरिया ऑफ दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बालबंस अंपायर। आंसर, तो इसका स्ट्रेच क्या था आंसर में? अकॉर्डिंग टू संस्कृत प्रशिष्टि, दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बालबंस अंपायर, ये पूरा नाम है बालबंस अंपायर, was stretched from Bengal God in the east to गजनी। जो मैंने यहाँ लिखा है वही लिख रही हूँ, गजनी, गजना in Afghanistan, in the west. It also included all of South India, all of South India, Dravida। ठीक है, सो दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन ने क्या बोला? दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन जिसका बालबन अंपायर था वो बंगाल से लेके गजनी अफगानिस्तान फिर साउथ इंडिया भी फैला हुआ था, मतलब इसका अंपायर इतना ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें, इसके बाद है हमने कहाँ तक पढ़ा? हाँ, हमने अभी पेज नंबर 10 पे हैं, हम पेज नंबर 10 पे हैं। पेज नंबर 10 में वो येलो वाला पैराग्राफ है ना, उसके नीचे आ जाओ। देखो 700 तक, मतलब जो 700 साल था, ठीक है, जब 700वां साल चल रहा था तो 700 तक बहुत सारे रीजन्स के पास बहुत सारे ज्योग्राफिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल मतलब पता चल गया था भाई ये मेरा इलाका ये तेरा इलाका, ऐसे
एंड देयर ओन लैंग्वेज, उनके पास अपना लैंग्वेज था, अपना इलाका था, एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, उनका खुद का कल्चर हो गया था, ठीक है, पहले सब एक था। सो आप अभी ज्यादा पढ़ोगे और उसके बाद जो राजा होता था ना उसके हिसाब से वो राज्य वैसा हो जाता था। सो और अब ये स्टेट्स आपस में झगड़ने भी लगे, ठीक है, ये स्टेट्स आपस में झगड़ने लगे, जैसे चोलास, खलजीस, तुगलक्स और मुगल्स, ठीक है, ये जो चार आपने नाम सुने होंगे, चोलास, खलजीस, तुगलक्स और मुगल्स थे। ये लोगों ने अपना रूल था ना वो बहुत फैलाया, पान रीजनल, इसके लिए वर्ड यूज किया गया पान रीजनल। पान रीजनल का मतलब इन्होंने अपना रूल बहुत फैलाया, स्पानिंग डाइवर्स रीजन, मतलब इन लोगों ने अपना जो शासन था वो बहुत फैलाया, ठीक है। सो ये सारे इनके जो ये चारों जो नाम लिखे हैं वो सारे इक्वली सक्सेसफुल नहीं थे। सो खलजी और मुगल अंपायर्स थे, जैसे मुगल अंपायर, पहले तो चार अंपायर कौन से फेमस हुए इस टाइम, सो फिर से चोलास, खलजी, तुगलक, मुगल्स। और ये पान रीजनल मतलब ये फैला रहे थे, पान वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, मतलब ये लोग है ना अपना जो स्पान कर रहे थे, स्पान मतलब फैला रहे थे, अपना जो इनका शासन है वो फैला रहे थे। कौन, चोलास, खलजीस, तुगलक, मुगल, ठीक है, ये अपना जो शासन है वो फैला रहे थे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states, ठीक है। जब ये मुगल अंपायर, जब ये 18th सेंचुरी में मुगल अंपायर जब गिरा, मतलब मुगल अंपायर की जो ये मुस्लिम शासन गिरा, सो फिर से वापस रीजनल स्टेट्स बने। बट जो ये पान रीजनल रूल था इसमें इन लोगों का रहन सहन बदल दिया था, मतलब मुगल अंपायर तो चले गए, ठीक है, तो ये मुगल्स थे ये तो चले गए, पर इनका जो रूल था, ठीक है, इनका जो इंपीरियल रूल था, ठीक है, इनका जो इंपीरियल रूल था इसमें लोगों के दिमाग में बहुत असर छोड़ दिया था, ठीक है। सो अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड दैट हैड रूल्ड ओवर देम, ठीक है, छोटे बड़े राज्यों का ये याद रह गए थे, भाई ये लोग थे और उनके हिसाब से ये राज्य चलते थे, ठीक है। और मतलब गवर्नेंस, मतलब उनकी जो झलक थी ना अभी सारे राजाओं महाराजाओं में ये देखने मिली थी। सो जो 1000 सालों का जो टाइम था, 700 से लेके 750 तक, मतलब कोई एक रीजन अपने हिसाब से नहीं हुआ, मतलब ये जो मुगल थे, तुगलक थे, जो सारे मुस्लिम राजा थे ना, सब ये इनकी जो पहुंच थी ना सब जगह पे फैल गई थी, ठीक है, मतलब सब लोग, कोई राज्य खुद से नहीं हो रहा था, आइसोलेशन मतलब कोई राज्य खुद से नहीं बड़ा हुआ, इन लोगों की हाजिरी सब में रही, ठीक है। सो these regions felt the impact of larger pan regional forces of India without ever quite losing their distinctness, ठीक है। सो मतलब ये लोगों का इन पे प्रभाव हमेशा से रहा, ठीक है। सो अभी इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पान रीजनल रूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, व्हाट डू यू mean by pan regional rule, what was its impact? Answer, pan regional rule applies to the trend of applies to the trend of extending the empire, to the region beyond one's own state, मतलब अपना राज्य फैलाना। पैन रीजनल रूल का मतलब क्या होता है, अपना राज्य फैलाना। पैन रीजनल रूल का मतलब अपना राज फैलाना अपने सीमा से बढ़ के, ठीक है।
मतलब आप अपने राज्य में तो आपका राज है ही, आगे भी अपना फैला हुआ है, उसको बोलते हैं पैन रीजनल रूल। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका असर क्या पड़ा? इसका असर consequently a chance of sharing in the reins of government economy. So with the decline of मुगल कल्चर, ठीक है, जब मुगल एम्पायर गिरा, मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, जब मुगल एम्पायर गिरा 18th सेंचुरी में, जब मुगल एम्पायर गिरा, मैनी रीजनल स्टेट्स इमर्ज्ड, बहुत सारे रीजनल स्टेट्स बने। पीपल नाउ न्यू, मतलब अब लोगों को सब ज्यादा पता लगा, नाउ न्यू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, मैनर्स, अब लोगों को नए तौर तरीके सब पता लगे थे, एक्सेट्रा, विदाउट लूजिंग देयर ओन कल्चर एंड आइडेंटिटी, मतलब वो अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी के, मतलब अब वो नई नई चीजें जानने लगे थे, उनका खुद का कल्चर तो सही था, दूसरों का भी अपनाने लगे थे। सो पीपल नाउ न्यू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, मैनर्स एक्सेट्रा विदाउट लूजिंग देयर ओन कल्चर एंड आइडेंटिटी, विदाउट लूजिंग देयर ओन कल्चर एंड आइडेंटिटी, ठीक है, वो सब लूज किए बिना ये लोग मतलब अपना जो उनका कल्चर, ये जो मुगल अंपायर था उसका कल्चर तो उन्होंने अपनाया, पर अपना कल्चर वो नहीं भूले, ठीक है, उसकी कुछ अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने अपना ली, ठीक है। सो इस तरह से जो है, जब मुगल अंपायर गिरा, ठीक है, जब मुगल अंपायर गिरा 18th सेंचुरी में, सो उस टाइम जो सारे नए नए स्टेट्स बने, उन सब ने इनकी खासियत भी अपनाई और अपनी संस्कृति भी बनाए रखी, ठीक है। सो इस तरह से जो था हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, अब रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इससे रिलेटेड हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से सारे हमने कवर कर लिए थे, एक क्वेश्चन खाली रह गया, वो कर लेते हैं, ठीक है। how were the affairs of जातीस regulated, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में है, मैं साथ में एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीस रेगुलेटेड, क्वेश्चन 7 है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में है ये, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7, पेज नंबर है 15, पेज 15। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीस रेगुलेटेड। अच्छा, अफेयर्स वर्ड का मतलब कामकाज, ठीक है, अफेयर का मतलब कामकाज। हाउ आर द अफेयर्स ऑफ जातीस रेगुलेटेड, जो जातियों के कामकाज थे वो कैसे मैनेज किए जाते थे, कैसे रेगुलेट किए जाते थे। तो इसका आंसर है जातीस, आंसर लिखते हैं इसका, जातीस had their own system of ruling, आंसर जातीस had their
ओन सिस्टम ऑफ रूलिंग, इनका कामकाज करने का अपना ही तरीका होता था। दे फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ये लोग अपने नियम खुद बनाते थे। दे फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, the assembly of members, the assembly of elders called जाति पंचायत, ये आया था अभी, ठीक है, called जाति पंचायत were responsible for enforcing रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जातिस वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, to follow the rules of their villages, ठीक है। सो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन किया। इवन आपकी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, व्हाट वर, ये आपकी एक्सरसाइज में ही है, पेज 15 पे क्वेश्चन 5 है। What were some of the major religious developments during this period? इस पीरियड के टाइम डेवलपमेंट्स क्या थे? तो वो नहीं था सारा स्पिनिंग व्हील, फिर पर्शियन व्हील, वो सारा लिखना है इसमें, ठीक है। तो वो आंसर हमने कवर कर लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, व्हाट डज द टर्म पान रीजनल अंपायर मीन? तो अभी हमने पान रीजनल अंपायर का बड़ा क्वेश्चन किया था ना, ये रहा, व्हाट डज द टर्म पान रीजनल अंपायर मीन? तो इसका मतलब यहाँ पान रीजनल से लेके स्टेट तक, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ है, किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, एनसीईआरटी। मैं आपको क्या बता रही हूँ, हमने जो कवर किया है ना, ये सब आपके एनसीईआरटी में कवर हो ही रहे हैं, ठीक है। फिर ठीक है, मोस्टली देखो हमने सब कवर कर ही लिया है जितना भी इसमें आया है। इसमें भी क्वेश्चन 4 मैंने कराया था आपको। सो मोस्टली हम साथ साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। जितना भी आज मैंने कराया है, जितना भी क्वेश्चन आंसर्स जितने भी डिस्कस किए, सारे अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे से लिख के मेरे को जरूर व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।